गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 4.5 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 के अब हमारे पास केवल MCQs क्वेश्चन रहे हुए हैं, इनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपके पास? इस क्वेश्चन को आप देखें। ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स है आपके पास। ए 3x3 ऑर्डर का वर्ग आव्यूह है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है? 3x3 है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपको पूछा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? ये डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए और उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितना होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इस 3 में से एक कम करो 2, ठीक है। आपने ध्यान रखना है यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n×n ऑर्डर की, ठीक है, आपने उसका एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए, और उसका डिटरमिनेंट निकाला। क्या निकाला? एडजॉइंट निकाला और उसका क्या निकाला? डिटरमिनेंट निकाला। तो ये आपका हो जाएगा a⁻n-1। इस फॉर्मूले को याद रखना। ए कोई n×n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उसका आप एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट लेने के बाद उसका डिटरमिनेंट लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? डिटरमिनेंट⁻n-1। आ समझ में? ये ध्यान रखना है। तो उसी चीज को यहाँ लगाइए। n = कितना है? 3 है। यदि 3x3 की है ए मैट्रिक्स, तो उसका जब एडजॉइंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर हो जाएगा। 3 - 1 आपका 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक हो गया। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है? ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना है? 2x2 ऑर्डर की है। स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है? 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका आप जब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है डियर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स ऐसा निकाल रहे हैं। डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं किसका? ए इनवर्स का। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होगा? दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जानी है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये MCQ है, इसको तैयार आगे समझते हैं। ये चीजें आपको 1 मार्क्स का, मैं आपसे कह रहा हूं कि अक्टूबर में आपके पेपर होने की संभावना है, ठीक है। OMR शीट पेपर होगा तो उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपको ठीक से समझना है हर चीज, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, AB का डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A टू डिटरमिनेंट ऑफ B। वो सब तैयार है, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना है, पहले थ्योरी पढ़ो फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब हम आते हैं इसके आगे, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आप देखिए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज से मिलना ही मिलना है। एक्सरसाइज 4.5 से बड़ा क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। 4 मार्क्स का 6 मार्क्स का, तो इसको आप तैयार रखिए, बिल्कुल फिट करके तैयार रखिए इसको। सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरणों का हल।
रैखिक समीकरण निकाय का हल, रैखिक समीकरण निकाय का हल, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आदियों के व्युत्क्रम से रैखिक समीकरणों के रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। निकालो तो सिस्टम, इसमें आपके पास इक्वेशन ज्यादा होगी दे रखी, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, रैखिक समीकरण क्या होती है, क्या बता सकते हैं आप? व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस? बोले तो कोई स्टूडेंट, क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन आपकी क्लास 9th में भी पढ़ी है, क्लास 10th में भी पढ़े हैं आप लीनियर इक्वेशंस। हाँ, बहुत सुंदर। वेरिएबल की पावर यदि 1 है किसी इक्वेशन में तो वो कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब मैं लिखता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, इक्वेशन नंबर 1 ये, ठीक है। दूसरी हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एक इक्वेशन में लिख दिया a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास जो इक्वेशन आ रही हैं, 3 इक्वेशन मैंने लिखी, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है। क्यों बोल रहे हैं रैखिक? जो देखो ये इक्वेशन जो है इसमें वेरिएबल क्या क्या है? x, y, z, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1। अब समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जब इस टाइप की इक्वेशन होती है कि वेरिएबल की पावर यूनिटी है, तो वो आपकी क्या बनती है? लीनियर इक्वेशन बनती है। समझ में आ रहा? समझ में आ रही बात? अब हमने किस मेथड से? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल करके इनका सॉल्यूशन निकालना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन? व्हाट इज द मीनिंग? क्या अर्थ है समीकरण के हल का? क्या अर्थ है आप बताएंगे? आपको कहा कि समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, अर्थात व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन्स? यस, to find the values of variable involved in the equation means we are finding the solution of a equation। किसी समीकरण के हल का मतलब हुआ कि समीकरण में जो चर है उसके मान को ज्ञात करना, ठीक है। अननोन है ना, ज्ञात है ना। a1 b1 c1 कांस्टेंट है, a1 b1 c1 d1 क्या है सर? कांस्टेंट है। तो इसको मैं यदि मैट्रिक्स मेथड से लिखूंगा इस सिस्टम को, तो मैट्रिक्स मेथड से ऐसा लिख दूंगा मैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसकी मल्टीप्लाई x y z के साथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको लिख देंगे आप d1 d2 और d2। ये यदि मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z, पहली रो का एक एलिमेंट आ गया, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d1। भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा क्या? इसकी मल्टीप्लाई से होती है a1x प्लस b1y प्लस c1z
ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है a2x प्लस b2y प्लस c2z, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू कितना होगा d1 d2 d3। क्लियर है? अब आप इक्वेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, ये वाली इक्वेशन मिलेगी, दिस इज इक्वल टू ये वाला देखो, दिस इज इक्वल टू दिस, ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में, आगे समझे। रैखिक समीकरण का ये निकाय जो है उसको मैंने इस रूप में लिख दिया, मैट्रिक्स है मैट्रिक्स है मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैं इसको किस रूप में लिख सकता हूं, आप देखिए, ये जो मैट्रिक्स आपकी बनी है, दिस इज ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, सारे कोफिशिएंट तो हैं, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, z का कोफिशिएंट c1, x का कोफिशिएंट a2, ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। x y z क्या है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स, ये वेरिएबल से बनी हुई इक्वेशन, देख रहे हैं, ये वेरिएबल है, और d1 d2 d3 क्या है, ये कांस्टेंट है समझते हैं। तो इसी इक्वेशन को मैं इस रूप में लिख दूंगा, अंडरस्टैंड ax इज इक्वल टू b के रूप में। इस इक्वेशन को मैंने क्या लिखा है, ax इज इक्वल टू b के रूप में। आपने इक्वेशन को लिखा ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b, वेयर जहां a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये आपका ये हो गया a। x कितना हो गया, x y और z, ax b कितना हो गया, d1 d2 d3। आप समझ रहे हैं? यदि मैंने इस सिस्टम को ax इक्वल टू b के रूप में लिखा, तो दिस a इज दिस x इज दिस, ठीक है, एंड b इज दिस। नया समझ में आगे ना समझ में ये। तो जब आपने इसको ax इक्वल टू b के रूप में लिखा, तो यदि मैं x की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो ये इसके नीचे जाएगा, तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं a इनवर्स b। आप समझ रहे हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा, तो a इनवर्स हो गया x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और x मींस व्हाट इज x, x ये नया समझ, x इज इक्वल टू दिस, ये तो है x, ठीक है। तो x मतलब एक्स वाई जेड, और आप निकालेंगे इसका इनवर्स। अब देखिए बात तो वही चली जाती है, आप क्या करेंगे, a इनवर्स, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स निकालने के बाद आप उसका मल्टीप्लाई b के साथ कर देंगे, b आपका ये a है, ये x है, ये क्या है, b है, ठीक है। इसका इनवर्स निकालेंगे, उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, b से, तो आपके पास मैट्रिक्स होगी एक्स वाई जेड आएगी, और जब एक्स वाई जेड आ जाएगी मैट्रिक्स, तो आप उसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपको, भाई आपने हाई स्कूल में क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के कई तरीके पढ़े। आपने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, आपने दूसरा पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, आपने पढ़ा वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपने पढ़ा ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के माध्यम से हल करो,
ठीक है, वहां पढ़े आपने, वहां लीनियर इक्वेशन को आपने कैसे सॉल्व करते हैं 4 टाइप से आपने वहां पढ़ाई की है और खूब डिटेल में वहां पर है आपके सिलेबस में। परंतु अब हमने उस मेथड से नहीं करना है, हमने किस मेथड से करना है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से करना है। तो अलग अलग विधियों से आपके पास क्या आ रहा है भाई, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का अलग अलग विधियां आपके पास आ गई या मैट्रिक्स मेथड। तो आपके पास एग्जाम में आएगा तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि वहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, एक बार एक्स को कैंसिल हो रहा है, एक बार वाई कैंसिल हो रहा है, कहा आनंद आ गया साहब मैं तो करके आ गया। आपको इस मेथड से करना होगा, तब जाकर के आपको मार्क्स मिलेंगे, आपका स्टैंडर्ड ग्रुप का है, ठीक हो। अब बात ये आती है कि हमको सीधा क्वेश्चन शुरू करना चाहिए कि या कुछ और भी देखना चाहिए, कुछ और भी देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यदि आप मैट्रिक्स का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, सॉरी इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो मैंने आपसे लिखा, आपको मैंने बताया कि उसको किस रूप में रखना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में रखना है। एक्स को लिखेंगे आप ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स देखिए, ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे उसका डिटरमिनेंट, ठीक है। यदि डिटरमिनेंट 0 हो गया, इफ डिटरमिनेंट 0 हो गया, इसका मतलब ए इज, क्या बोलेंगे, ए इज सिंगुलर, याद रखिए ए इज सिंगुलर, ए सिंगुलर है मतलब ए आव्यूह क्या है, अव्युत्क्रमणीय है, ठीक है। ए आव्यूह क्या है, अव्युत्क्रमणीय, मतलब इनवर्स ही नहीं निकलेगा। जब इनवर्स नहीं निकलेगा, जब इनवर्स नहीं निकलेगा, आपने इनवर्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, पढ़ा है आपने। तो यदि डिटरमिनेंट में 0 हो गया तो ये तो क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन गया, 0 नहीं हो पाएगा। 1/0 कितना होता है, 1/0 0 नहीं होता है, 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, अज्ञात, इसका मान ज्ञात भी किया जा सकता है। 0/1 कितना होता है, ये तो 0 होता है, 0/1 कितना होता है 0, पर 1/0 डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो अनडिफाइंड बन जाता है, अज्ञात, ज्ञात भी किया जा सकता है। तो यही पर आप लिख देंगे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, इस पर हमने पहले बात की, ठीक हो गया। उधर आप जब रियल नंबर को डिफाइन कर रहे थे तो रियल नंबर नहीं, रेशनल नंबर p/q की फॉर्म के हैं। p और q क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक संख्याएं हैं, और q की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में आपका शून्य नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तब जाकर के क्या बनती है, परिमेय संख्या बनती है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, यदि कहीं डिनोमिनेटर में 0 हो गया इसका मतलब यू कांट फाइंड द सॉल्यूशन, अज्ञात है, उसका हल निकालना संभव नहीं है, तो उसको हम कभी कभी इन्फिनिटी लिख देते हैं, इनफाइनाइट, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने जब इसको ax इज इक्वल टू बी के रूप में रखेंगे, ax इज इक्वल टू बी के रूप में रखने के बाद आप x इज इक्वल टू a इनवर्स b निकालेंगे। तो a इनवर्स b निकालने से पहले आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना है। यदि डिटरमिनेंट शून्य हो गया तो आप लिखेंगे कि रैखिक समीकरण निकाय का हल संभव नहीं है। ऐसा आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, जो समीकरण युग्म है उसका अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। a1 इज इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अनंत हल आते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू 7/c2,
कोई हल संभव नहीं है। ये पढ़ा है आपने आज में, आगे सुनिए। तो मैं पहले आपसे ये कह रहा हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तब जाके आगे बढ़ेंगे। यदि जीरो होगा तो लिख देंगे इसका इनवर्स निकालना संभव नहीं है, इसलिए समीकरण निकाय का हल संभव नहीं। एक यदि आपके पास क्या होगा सेकंड केस में, आपने कहा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका शून्य नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका शून्य नहीं। यदि ये शून्य नहीं है तो क्या होगा, आप बोलेंगे ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है मतलब ए व्युत्क्रमणीय है। आ गया समझ में? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको नोट कर लीजिए प्लीज। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इससे, डिटरमिनेंट ऑफ ए यदि जीरो नहीं है तो ए इज नॉन सिंगुलर, ए व्युत्क्रमणीय है, ए का व्युत्क्रम निकालते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए, अब एक टेस्टिंग आपको और करने बाकी रहेगी, इसमें एक टेस्टिंग और होनी है। ये तो बहुत क्लियर है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका जीरो नहीं है तो एक नॉन सिंगुलर हो गया, ए व्युत्क्रमणीय है, ए का इनवर्स निकलेगा, आपको एक्स वाई जेड के यूनिक वैल्यू निकलेगी। अब द्वितीय मान, ठीक है। दूसरी स्थिति है, थोड़ा सा इस पर भी आपको चलना है। देखिए यदि आपका, मैं कह रहा हूं डिटरमिनेंट जीरो हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। आपने कहा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पे आपको टेस्टिंग करनी है, केवल सीधा ऐसा नहीं लिखोगे, यहां थोड़ा टेस्टिंग करनी है। क्या टेस्टिंग करनी है कि आप लिख देंगे, पहली बात क्या लिख देंगे, आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है, उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे यदि वो जीरो नहीं है। ठीक है, क्या निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इफ दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स से निकलना है इसमें, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए को आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स, यदि जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, समीकरण निकाय, समीकरण निकाय असंगत है। एक शब्द यहां पर और आएगा, लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, system of linear equation are inconsistent, system of linear equations are inconsistent। तो समीकरण निकाय क्या होगा, ये कहलाएगा आपको असंगत। ठीक है, आगे समझ में। और दूसरी चीज है, इसी में दूसरी बात है यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया, तो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, संगत या असंगत, मतलब अनंत हल भी यहां पर आ सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में, अनंत हल समझ रहे हो, इनफाइनाइट वैल्यू आई, दो चीज हो सकती हैं, संगत या असंगत। संगत के केस में क्या होगा, संगत के केस में होगा अनंत हल निकलेंगे, अनंत हल जब निकलने की बात आ जाएगी तो आप आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अनंत हल आ रहा है, ठीक है, वो आप निकाल नहीं सकते। और जब असंगत हो गया तो सीधा सीधा कोई हल संभव नहीं। ठीक हो गया।
तो दो चीजें आप, एक चीज यहां से और आप याद रखिए, एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए समीकरण निकाय का हल, इस बात को ध्यान दें, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, समीकरण निकाय का हल है, समीकरण निकाय का हल है, उसे बोलेंगे संगत, कंसिस्टेंट। इसको नोट करिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, कंसिस्टेंट। ठीक हो गया, समीकरण निकाय का हल है। अब चाहे हल आपका क्या यूनिक आए या इनफाइनाइट आए, यूनिक मतलब x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू, z की एक वैल्यू, अद्वितीय, या अनंत हल आए तो वो भी क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। ठीक है, और समीकरण निकाय का हल नहीं है, समीकरण निकाय का हल नहीं है तो उसे कहेंगे असंगत, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, समीकरण निकाय का हल नहीं है, क्या हो जाएगा, असंगत, इनकंसिस्टेंट। आप समझना क्या, असंगत समीकरण का क्या मतलब हुआ, जिसका कोई हल नहीं निकल रहा, जिसका हल निकालना संभव नहीं है। और संगत कौन हो गया, जिसके हल निकालना संभव है, हल निकालना संभव है। अब वो हल क्या हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो अद्वितीय है, अद्वितीय मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, या वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, पर सॉल्यूशन है। आप क्लियर हो गए, बस इतना इसकी थ्योरी है। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक हो रहा है, आपको क्लियर हो रहा है, क्योंकि कई बार सॉल्यूशन नहीं बल्कि क्या है, कई बार सॉल्यूशन करना नहीं बल्कि केवल ये चेक करना होता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके संगत है या असंगत है। ठीक है, चलिए आप देखिए, अब मैं एक्सरसाइज पे आता हूं। एक्सरसाइज ये हो जाएगी आपकी 4.6, लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद मिसलेनियस वाली है। तो मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज है, मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा हूं कि डिटरमिनेंट की लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.6, इसके बाद इसकी मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब हुआ कि 4.1 से लेकर के 4.6 तक आपने जितनी प्रॉब्लम की वही आगे, तो इसे आप खुद करेंगे। और दिक्कत कहीं हो गई तो YouTube चैनल के अंदर सारा मैंने प्रिसार किया हुआ है, 2 प्ले लिस्ट है ना YouTube चैनल के अंदर, एक तो क्लास 12 मैथ्स की है और एक 2021 क्लास 12 मैथ्स, तो आप उसमें देख लेंगे। ठीक है, और मुझसे भी पूछ सकते हैं क्लास में, ऐसा नहीं। आगे सुनिए, थोड़ा आज स्पीड भी बढ़ानी है, ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे में सिलेबस में टाइम हो जाना चाहिए। तो एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 है x plus 2y is equal to 2, x plus 2y is equal to 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 है। और 2x plus 3y is equal to 3, 2x plus 3y is equal to 3, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। x plus 2y is equal to 2, 2x plus 3y is equal to 3। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकाय को संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। आपको क्लासिफाई करना है किस रूप में, संगत या असंगत, संगत है या असंगत है। संगत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट इंग्लिश में याद रखें। ये संगत का मतलब हुआ
सॉल्यूशन निकलेगा। असंगत का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन ही नहीं है, अब आप एक्स वाई जेड की मान ही नहीं निकाल सकते। ठीक हो गया? तो इसको आप उस रूप में देखिए, किस रूप में? इसी समीकरण निकाय को मैं किस रूप में लिखूंगा? 1 2 2 और 3 x y इज इक्वल टू 2 और 3। ये x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, यहां पर x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, गुणांक आव्यूह। ठीक है? यहां पर क्या हुआ? एक्स वाई दो वेरिएबल है और इज इक्वल टू 2 3। तो इसी को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा। ये तो हमारी बात होगी। ठीक है? तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, या यहां पर आप लिखेंगे समीकरण निकाय को ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर, ठीक है, राइटिंग इन द फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर लिख दिया। जहां आपके पास क्या है? a इज इक्वल टू है 1 2 2 3। ठीक है? 1 2 2 क्यों? ये तो है a, ये तो है x और ये आपका b। तो ये क्या है? a मैट्रिक्स है। यदि मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस? 1 2 2 और 3। ये इसका डिटरमिनेंट है। ठीक हो गया? तो चलिए आप देखिए, मैं निकाल रहा हूं इसका। जब आप ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में रख देंगे तो सबसे पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए। ए का ये मैट्रिक्स है 2/2 की है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया? इसकी मल्टीप्लाई से 3 माइनस 2 2 जा 4 और 3 माइनस 4 कितना? -1। 3 माइनस 4 कितना हो गया? -1 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि शून्य नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट 0। दिस इंप्लाइज दैट this system of linear equations is consistent। ठीक है? समीकरण निकाय क्या है? संगत है। समीकरण निकाय क्या लिख देंगे? संगत है। समीकरण निकाय क्या है? संगत है। ठीक हो गया? ठीक हो गया? तो समीकरण निकाय क्या है? संगत है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अब समझ में आ गया आपको? समीकरण निकाय क्या है? संगत है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बस इसका इतना ही है। अरे सॉल्यूशन नहीं पूछ रहे हैं आपसे, केवल ये कह रहे हैं कि संगत है या असंगत है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्लियर हो? ठीक है? तो किस पर डिपेंड है? डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, ये होना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा? संगत होगा, सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक हो गया? और सॉल्यूशन आपका निकलेगा कैसा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। और द्वितीय हल, और द्वितीय मतलब एक्स वाई जेड के एक ही मान आएंगे जो भी आएगा। ठीक है ना? तो यहां पर मतलब ही यही है, और द्वितीय हल आएगा, एक्स वाई जेड के सिंगल मान आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देखिए आप।
क्या है स्टूडेंट? पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। 2x minus y is equal to 5, x plus y is equal to 4। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण निकाय को, समीकरण निकाय को ax इज इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर, ax इज इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर राइटिंग in the form of ax is equal to b, इस फॉर्म में लिखें। ये क्या हो जाएगा? ये आपका 2 माइनस 1 1 और 1 x y इज इक्वल टू 5 एंड 4। ठीक है, लिख दिया x इज इक्वल टू b। ये a है, ये x है, ये b है। दिस इंप्लाइज दैट ये आपका कितना होगा स्टूडेंट? 2 1 माइनस 1 और 1। आगे अब क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? 2 1 माइनस 1 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 1 बाई 2 माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1, तो कितना बन गया? डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3। इसके बाद नेगेटिव साइन, अंदर का साइन बदलेगा, 3 हो गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, इसका मतलब समीकरण निकाय क्या है? संगत है। क्यों? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट। आ गया समझ में? बस आप आंसर भी चेक कर लीजिए, पहले और दूसरे का। तो इस रूप में आपने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में इक्वेशन करनी है। ठीक है, तो इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। ये केवल इसी पे डिपेंड है कि क्वेश्चन क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और तब क्वेश्चन नंबर 7 से क्या है, सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।